हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल। यशपाल जी ने इस पाठ को कुछ व्यंग के तौर पर लिखा है। मतलब लखनवी अंदाज यह व्यंग साबित करने के लिए लिखा था। बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील संपत्ति वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष कर रहे हैं मतलब व्यंग करते हैं। किस पर? पतनशील सामंती वर्ग पर, जो वास्तविकता से कैसे है, बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली तो क्या बने हुए हैं, आदि बने हुए हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। भाई यशपाल से यहाँ बताना चाहते हैं कि केवल दिखावे से काम नहीं चलता है। अगर दिखावे से काम चल जाता है तो यहाँ पर इस कहानी में लखनवी अंदाज यह दिखावा किया गया है एक व्यक्ति के ज़रिए, लेकिन जो अंदाज उसने बताया है, जो दिखावा किया है, तो उससे वास्तविकता पूर्ण नहीं होती है। दैट मीन्स की भूख अगर लगी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। बिना खाए हम अपनी भूख की जो तृप्ति है वह नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ व्यंग के तौर पर यह पाठ लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे, देखिए, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ पर जो है लेखक को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट ही ले लिया। और जो ट्रेन थी, पैसेंजर जो थी, वह जाने के लिए कैसी थी, बेचैन थी। आगे देखेंगे, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान की प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि भाई डिब्बा खाली होगा, लेकिन जब वह उस डिब्बे में चढ़े तो डिब्बा खाली नहीं था, उसमें बैठे थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब उन्होंने जो व्यक्ति बैठा हुआ देखा, वह कैसा दिखाई दे रहा था, लखनवी नवाब की तरह दिख रहा था, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वह पलाथी मारकर उस ट्रेन की बर्थ पर बैठा हुआ है। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। खीरे दैट मीन्स ककड़ी। तो उसके सामने क्या रखा हुआ था, तौलिए पर दो खीरे उसने रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि मेरे वहाँ बैठने पर उस व्यक्ति को यह पसंद नहीं आया, जैसे उसका एकांत क्या हो गया हो, भंग हो गया हो। आगे देखेंगे, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से क्या कर ली, आंखें चुरा ली। अब उन्होंने भी क्या किया कि उसके सामने तो बैठे, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। उन्होंने अपनी आंखों को क्या कर लिया, खिड़की की तरफ मोड़ लिया। देखिए आगे, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत की विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो।
और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब लेखक यहाँ विचार कर रहे हैं उस सफ़ेद पोशाक पहने नवाब को देखते हुए कि भाई उस नवाब को यह पसंद नहीं होगा कि मुझे कोई यहाँ पर सेकंड क्लास में ट्रेन की यात्रा या सफ़र करते हुए कोई देख ले। उसे यह चीज़ गवारा नहीं है, मतलब उसे पसंद नहीं है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही उसने खीरे क्या होंगे खरीद लिए होंगे। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, आगे देखते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। मतलब यह लेखक कह रहे हैं कि मैंने कनखियों में कि अपनी तिरछी नज़रों से देखा कि नवाब साहब जो है वो कहाँ देख रहे हैं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं और परिस्थिति को गौर कर रहे हैं, मतलब परिस्थिति को जांच रहे हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब भाई कुछ देर पहले तो उसे लेखक का वहाँ बैठना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर वह थोड़ी देर बाद उन्हें क्या कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, आदाब अर्ज़ कह रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वह क्या कर रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, अपने में शामिल कर लेना चाह रहे हैं। देखिए, जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक़ फरमाएंगे। मतलब नवाब ने उनसे पूछा, क्या आप खीरा खाएंगे? इस प्रकार से आगे देखिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब उन्होंने क्या किया कि जो 2 खीरे सामने रखे थे उनको धो लिया और चाकू से क्या किया, यह दिया है, जेब से चाकू निकाला, दोनों सिरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। मतलब कि खीरों को साफ किया और उसके बाद उसे छील लिया। छीलने के बाद उन्होंने एक एक फाहों को अच्छे से तौलियों पर क्या किया, बिछा दिया। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए ज़ीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। भाई ट्रेन में अगर हम सफ़र करते तो आपने कई बार खाया होगा, जब खीरा अगर दिया जाता है तो उसके साथ नमक, ज़ीरा मिला हुआ जो नमक है वह हमें दिया जाता है, वो पुड़िया हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, मतलब उस पर नमक छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब कि यह बताया गया है कि जो मतलब जिस प्रकार की वह क्रिया कर रहे थे, जैसे खीरे को काटना, उसको छील कर फिर उसे तौलिए से पोंछकर फिर क्या किया उन्होंने, एक एक करके उस खीरे के जो टुकड़े हैं है ना, उन्हें क्या कर दिया, बिछा दिया। फिर उसके ऊपर नमक मिर्च क्या की, छिड़क दी। मतलब उनके चेहरे के जो बदलते हुए स्वरूप है उसे वह जान रहे थे। कौन? लेखक। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मतलब तिरछी नज़र करते हुए लेखक सोच रहे हैं, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब अब भूख लगी तो इंसान क्या करेगा, खाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यह लेखक को लगा कि भाई भले ना यह रईस बन रहा हो या दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसे अगर भूख लगी है तो यह खाएगा।
नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला अशौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर से उस व्यक्ति ने लेखक से कहा कि भाई लीजिए, यह खीरा कौन सा है? बालम खीरा है। कहाँ का है? लखनऊ का है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मतलब कि जो अमाशय है ना, वह कैसा है? कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए, मतलब आप लीजिए, मैं अभी नहीं खाऊंगा। आगे देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब उन्होंने क्या किया? नवाब साहब ने फिर से एक बार खिड़की के बाहर देखा और लंबी सांस ली, गहरी सांस ली। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मतलब कि भाई अगर हमारे सामने फूल आ जाए तो हम क्या करते हैं? उस फूल की खुशबू बहुत अच्छे से लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नवाब साहब ने किया कि खीरे को क्या किया? अपने मुंह तक लाया और उसका जो स्वाद है वह किसके ज़रिए लिया? नाक के ज़रिए लिया। आगे देखिए, और अपनी खुशी के कारण अपनी आँखें क्या कर दी? मूंद ली, मीन्स बंद कर दी। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब उन्होंने देखिए एक एक करके क्या किया कि खीरे की जो भी फाके थी वो मुंह तक लाकर सूंघते हुए, आंखें बंद करते हुए, फिर वह खिड़की से बाहर उस फाक को फेंक देते थे। देखिए, नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। मतलब कि भाई ये एक तरीका है, ख़ानदानी तरीका, कि उसका केवल स्वाद ही लिया जाता है। मानो कह रहे हो यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। आगे देखेंगे, नवाब साहब खीरे की तैयारी और उसका इस्तेमाल करने से थक कर क्या हो गए थे? थक गए थे, तो वह लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। मतलब हमें सम्मान में क्या करना पड़ा? यह दिया है, कवि कह रहे हैं कि हमें उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। अब ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत, मतलब कि शिष्टता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे, मतलब विचार कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? भाई यहाँ पर सोच रहे हैं लेखक कि क्या ऐसे तरीके से खीरा खाने से क्या हम अपने पेट की जो तृप्ति है वह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो पेट की जो भूख है, पेट की जो भूख लगी है, वो जो आग है वह हम मिटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब मैदे मीन्स कि यह स्वादिष्ट तो होता है, खीरा खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह आसानी से पचने वाला नहीं होता है। यह क्या कर देता है? किस पर बोझ डाल देता है? मतलब अमाशय पर बोझ डाल देता है, यह आसानी से पचता नहीं है। आगे देखिए, ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब यहाँ पर लेखक की आंखें खुल गई, मतलब कि उन्होंने सोच लिया
कि भाई ये कहानी के नई कहानी के लेखक हो सकते हैं। देखिए कैसे। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ लेखक ने विचार किया कि भाई बिना खाए ही केवल सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही अगर पेट भर जाता है और डकार भी आ जाती है, तो क्या एक लेखक बिना विचार किए, बिना घटना के और बिना पात्रों के क्या लेखक कहानी नहीं बना सकता। इस प्रकार से लेखक की आंखें यहाँ पर खुल गई। मतलब कहानी लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए विचार होने चाहिए, पात्र होने चाहिए, लेखक होने चाहिए। भाई जिस प्रकार से बिना खाए ही केवल सुगंध और स्वाद और कल्पना से पेट भर सकता है और साथ में डकार भी आ सकती है, तो क्या ये एक लेखक ऐसा नहीं कर सकता कि बिना विचार और बिना घटना या पात्रों के नई कहानी नहीं लिख सकता। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं। तो इस कहानी में जो बताया गया है, एक लखनवी अंदाज बताया है किसका, उस व्यक्ति का, कि केवल वो क्या कर रहा है, बनावटी दुनिया में जी रहा है ना, जो केवल क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है और जीवन शैली, बनावटी जीवन शैली का क्या बना हुआ है, आदि बना हुआ है। तो इस प्रकार वह एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति जो है वह बनावटी जीवन शैली के आदि बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष करते हुए, मतलब जो पतनशील और सामंती वर्ग है उस पर लेखक ने यहाँ पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि यह जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन जी रहे हैं। और आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को हम स्वयं देख सकते हैं अपनी आँखों से। यह चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू।